कभी ज़िंदगी में अगर आपने कहीं पे फ्लाई किया है या कोई ट्रेन टिकट ऑनलाइन परचेज़ की है या आपने कुछ भी ऐसी बुकिंग की है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो आप यकीन माने आपको कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर याद होगी जो आपको बताती होगी कि अगर अब आप बुक करेंगे तो आपको टिकट सस्ती मिलेगी, इस टाइम बुक करेंगे तो टिकट महंगी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जिसने कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करना है। अहमद ने कराची से ट्रैवल करना है इस्लामाबाद में, तो वो टिकट बुक करवाना चाह रहा है। तो वो 5 दिन रहते हैं उसके फ्लाई करने में। वो सोच रहा है कि टिकट मैं अभी बुक करवाऊँ, महंगी तो नहीं होगी, अगर मैं लेटर करवाता हूँ तो सस्ती तो नहीं होगी। मतलब वो एम्बिग्युइटी के अंदर है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गूगल फ्लाइट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाने के बाद आपको पता है कि वहाँ पे अगर आप कोई एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और उसके बाद आप टिकट की प्राइजेस देखते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की प्राइजेस आती हैं। आप वहाँ पे स्टेटस अपडेट लगा सकते हैं, अगर ये प्राइस चेंज हो इस प्राइस से तो मुझे ईमेल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए, डेटा को यूज़ करते हुए आपको बताती हैं कि आपने किस तरीके से प्राइस प्रिडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन द टाइम टू ट्रैवल। ठीक हो गया। और भी बहुत सारे इसमें फंक्शन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे और आज के इस केस स्टडी में हम स्टार्ट से एंड तक चलेंगे कि किस तरीके से हमने प्रेडिक्शन मॉडल को डेवलप करना है। तो आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा वी आर रेडी। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है ट्रेडिशन है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं बोलूँ तो आपको वहाँ पे कोड बड़ा नज़र आए। और यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट करने से पहले हमने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो है कि हमने इसको साथ साथ डॉक्यूमेंट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइट प्रेडिक्शन, फ्लाइट प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल। ठीक हो गया। इसको हमने अच्छे तरीके से साथ साथ ड्राफ्ट करते जाना है। अब इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? इस डेटा सेट के अंदर हम जो बेसिकली प्रॉब्लम लेंगे वो ये है कि इसमें आपने इंस्ट्रक्शंस ये हैं इसकी, आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा, यू विल हैव ए डेटा सेट। उसके अंदर आपने फाइंड करना है फाइंड द cheapest and expensive flight at a specific time. You have to go through EDA, machine and ML model, और उसके बाद find a sweet spot for a cheap ticket। ठीक हो गया। इसकी प्रॉब्लम मैं इस तरह रखता हूं कि यहां से ये तो हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं। मैं आपको बारी बारी पढ़ के सुनाता हूं कि अहमद इज़ अ कस्टमर। अच्छा, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके पोर्टफोलियो में फ्यूचर में जब आपने डेटा साइंस की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको हेल्पफुल भी साबित होगी। ठीक है, तो साथ साथ काम करते रहें। अहमद इज़ अ कस्टमर ऑफ सस्ता टिकट .pk। ये जो प्रॉब्लम हमने ली है, जो इंस्ट्रक्शन ली है, सस्ता टिकट .pk पाकिस्तान की वेबसाइट है और वहाँ पर उन्होंने एक डेटाथॉन करवाया था। उनके डेटा सेट को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, ही इज़ प्लानिंग टू फ्लाई फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। एक अहमद बच्चा है जो कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करना चाहता है अपने भाई की शादी के लिए। वो अभी टिकट चूज़ कर रहा है। ठीक है, अहमद ने इस्लामाबाद जाना है, बट वो एक ऐसी टिकट बुक करवाना चाहता है जो उसे थोड़े से पैसे बचा दे, मतलब महंगी नहीं करवाना चाहता। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी नहीं टिकट करवाता, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, बाद में शायद टिकट सस्ती हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी प्राइसेस बहुत महंगी हैं। क्योंकि अक्सर एयरलाइंस का कुछ रूल्स हो सकता है कि जब पास आए टिकट तो कोई 1-2 सीटें खाली हैं तो वो कहते हैं कि चलो 15 नहीं 20 नहीं तो 10,000 में बेच दो, बेचो सही। ठीक है, सस्ती टिकट में। तो सस्ता टिकट .pk का काम है कि वो आपको सस्ती फ़्लाइट्स के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि इज़ दिस अ राइट डिसीजन, वॉन्ट टिकट प्राइसेस इंक्रीज इन द फ्यूचर, परहैप्स देयर इज़ अ स्वीट स्पॉट अहमद इज़ होपिंग। तो इसमें यह है कि आपको ये नहीं लगता कि प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे जब जैसे जैसे आप टिकट के पास जाते हैं?
तो ये भी साथ कह रहे हैं कि हो सकता है कि अहमद एक स्वीट स्पॉट ढूंढ ले जहाँ पे टिकट उसकी सस्ती हो, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है जो इसमें हमने टैकल करनी है, और इसमें हमने ये भी बताना है कि प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस हमने करनी है एक्यूरेटली टू सच अ डिग्री दैट यू कैन नाउ टेल अहमद विद कॉन्फिडेंस दैट ही मेड द रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। अहमद को ये भी बताना है कि जब पास आती हैं तो क्या उसने सही डिसीजन लिया है कि रॉन्ग लिया है। Your task boils down to generating optimal prediction for flight prices of multiple airlines. If successful, your model will contribute greatly to सस्ता टिकट richness and diverseness of algorithm. तो हमने ये इस कंपटीशन में हमारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने नहीं किया था, मैं सिर्फ इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे सीख सकें। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन भी पड़ी हैं, बट हियर वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम जो हमने करना है ना, हमने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का करना है, ठीक है। मैं टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। वी विल एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर डेटा, ठीक हो गया। इसमें इंफॉर्मेशन हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पाई जाती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है, मैं यहाँ पे अब बारी बारी इसको स्टार्ट करता जाऊंगा और आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरीज। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, मैं अपना कर्नल रन कर देता हूँ साथ में। तो हमने यहाँ पे करनी है इंपोर्ट पांडास एज pd, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, और इसके बाद हमने करनी है इंपोर्ट numpy एज np। इसके बाद हमने करनी है इंपोर्ट seaborn एज sns। फिर इसके बाद हम अपने डाटा को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पे हमने दूसरा जो काम करना है वो करना है लोड योर डेटा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इन लोगों ने डेटा सेट दिया था वो जीबीज़ में डेटा था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे वो जीबीज़ में था। हम यहाँ से डेटा सेट वो वाला लोड करते हैं, ठीक है। उसको इन्होंने नाम दिया था एक्स ट्रेनिंग का डेटा सेट। मैं आपको तीनों डेटा सेट दिखाता हूँ जो उन्होंने दिए थे। इन्होंने दिया था वाई ट्रेनिंग का डेटा सेट, ठीक है, और फिर उन्होंने एक्स टेस्ट का डेटा सेट दिया था जिसके ऊपर प्रेडिक्शन बनानी थी। तो ये क्या है, इसको लोड करते हैं pd.read csv, इसके अंदर है। तो मेरे रिसोर्सेज वाले कॉलम के अंदर है फोल्डर के, फिर उसमें जीबीज़ के अंदर है, फिर मैंने जाके उसे सेव किया हुआ है x_train.csv के नाम से, ठीक है। ये मेरा डेटा सेट है फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैंने वो डेटा सेट सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें, ये जीबीज़ के अंदर ये मैंने उनके तीनों डेटा सेट्स रखे हुए हैं। ये अच्छे खासे बड़े हैं। अगर यहाँ पे हम व्यू करने बैठे तो इसको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, सिस्टम की स्पीड पे बेस करता है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे बजाय मैं एक्स ट्रेन के वाई ट्रेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन के बजाय एक्स टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा सेट हैं तीनों, ठीक है। इनको मैं इंपोर्ट करता हूँ। आप देखिएगा टाइम लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि ये जीबीज़ में अंदर डेटा सेट हैं और इनकी शेप और इनकी बाकी चीज़ें आप अच्छी खासी आप देखेंगे कि ये वो नहीं है डेटा सेट के 5 रोज़ हैं, 120 रोज़ हैं, 500-700 रोज़ हैं, 1000 रोज़ हैं, 10,000 रोज़ हैं, 1,00,000 रोज़ हैं। ये उससे भी बड़े डेटा सेट्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके ऊपर हमने काम कैसे करना है, ठीक है। इसको जितनी देर हम लोड करने में लगाते हैं, फिर हमने इसके बाद करना है इसको चेक, ठीक है। मैं कमांड्स पहले से लिख लेता हूँ ताकि जितनी देर वो लोड हो रहा है उतनी देर के अंदर हम उस डेटा सेट को देख सकें, ठीक है। मैं कहूँगा शेप, हम तीनों की शेप्स देखेंगे, ठीक है। ये हो गया डेटा सेट लोड। अब मैं एक्स ट्रेन की शेप आपको दिखाता हूँ, चेक करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,17,76,590 रोज़ हैं इसके अंदर। 2 करोड़ रोज़, जस्ट इमेजिन। तो आप इस डेटा सेट पे क्या क्या करेंगे, ठीक है। एक्स ट्रेन का ज़ाहिर बात है, अगर एक्स ट्रेन का इतना है डेटा सेट तो वाई का भी सेम होगा, क्योंकि एक्स ट्रेन का मतलब है फीचर्स ऑफ एक्स डेटा सेट और वाई ट्रेन का मतलब है लेबल्स या टारगेट्स।
फिर हम अगर एक्स टेस्ट को देखें, जो उन्होंने कहा है कि इसको चला के आपने प्रेडिक्शन करके देनी है, तो वो क्या है, लुक। तो यहाँ पे ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख हैं, मतलब 2 करोड़ समथिंग के ऊपर आपने उसको रन करना है, ट्रेन करना है, एंड देन आपने इसके ऊपर उसे शो करना है। ठीक है, तो शेप का आर्गूमेंट लगा के मुझे पता चल गया कि डेटा सेट बहुत बड़ा है। अब क्यों ना हम शेप के आर्गूमेंट के बाद यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखी शेप, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह या डेटा को चेक करते हैं। चेक डेटा कैसे चेक करना है, हमारे पास काफ़ी पैरामीटर्स हैं। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट हेड। फीचर्स को हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास जनाबे वाला फीचर्स आ गए, अननेम्ड F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 एंड F10। ठीक हो गया, ये हमारे पास फीचर्स आ गए। अब इन फीचर्स के स्पेसिफिक नाम हैं, वो कौन कौन से नाम हैं हम वो भी देखेंगे और इस डेटा सेट पे काम करना भी स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया एक्स ट्रेन डेटा का। अब यहाँ पे अगर मैं वाई ट्रेन को शो करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है टारगेट का, ठीक है, और अननेम्ड जो हैं ये इंडिसेस हैं। इंडिसेस का क्या मतलब है कि ये वो नंबर हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ रो है ये उसका टारगेट है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम अगला काम क्या करने वाले हैं, जो जारी बात है जो एक्स टेस्ट होगा वो भी सेम इसी तरह होगा। अब हम अगला काम करने लगे हैं, मैं एक्स और वाई को मर्ज करके आई विल टेक सैम्पल आउट ऑफ दिस डेटा। ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, पहले मर्ज टू डेटा सेट्स टू मेक वन। ठीक है, उसको मर्ज करने क्यों ज़रूरी है, उसको मर्ज करना क्यों ज़रूरी है मैं भी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे df एक डेटा फ्रेम का नाम देता हूँ, इसको मैं कहूँगा pd.concat। कॉन्कैटिनेशन का पता होगा आपको, मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने दो डेटा सेट्स को करना होता है मर्ज। x अंडरस्कोर ट्रेन मैं करूँगा, ठीक है, करने के बाद y अंडरस्कोर ट्रेन इसको कर लिया, एंड देन इसका एक्सिस में रखूँगा इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जो इसे हमने क्या उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है, वर्टिकल स्टैक नहीं करना। हॉरिजॉन्टल स्टैक का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वर्टिकल स्टैक का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे df डॉट सैम्पल इसको शो करता हूँ, पहले कोई मतलब रैंडम 15 सैम्पल्स को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये अभी डेटा जो है ये हमारा मर्ज हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या है कि पहली जो लाइन पहला जो एक्स ट्रेन का डेटा था यहाँ तक वो सारा मर्ज हो गया वाई के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि ये इंस्टेंस सेम उसका है जो दूसरों का मिल रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको मर्ज करने के बाद इसकी रेंज को मैं डिलीट करता हूँ, आउटपुट को यहाँ पे मैं लिखूँ df डॉट हेड, तो आप देखेंगे कि नीचे इसके सारे अगर ज़ीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो इसकी वजह से हमारी रोज़ एक दूसरे के साथ मैच कर गई हैं, क्योंकि डेटा दोनों सेम से था, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको दोबारा जोड़ दिया, उन्होंने हमें स्प्लिट करके भेजा था। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी हॉरिजॉन्टल स्टैक हमने किया है। आपकी असाइनमेंट ये अगर एक्सिस ज़ीरो करते हैं तो क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसमें एक्सिस ज़ीरो करने से क्या प्रॉब्लम होगी ये आपने मुझे असाइनमेंट नंबर 1 भेज देनी है। अच्छा, यहाँ तक हमने df कर लिया। अभी df की अगर हम शेप देखें ना तो आप देखें कि ये अभी भी नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 करोड़ समथिंग है, मतलब 21 मिलियन से ऊपर है, 21 मिलियन 7 लाख समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 21,776,590 अगर हम यूरोपियन या गोरों की ज़ुबान में बात करें। तो आपने शेप देख लिया, हमें पता लग गया कि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है यार, क्या करना है हमने। तो सिंपल सा रूल है भैया, df को डॉट सैम्पल करके अपनी मर्ज़ी की नंबर ऑफ़ रोज़ चुन लो। मैं यहाँ पे 5000 रोज़ चुन लेता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि यार सैम्पल में से ना मुझे 5000 रैंडम रोज़ बता दो। ठीक है, रैंडम रोज़ बता दो, मैं चेक करता हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये 5000 रोज़ आ गई हैं। ठीक है,
सारी बात है, सारी नहीं दिखाएगा तो ये कंटिन्यूसली बता रहा है। तो 5000 मेरे पास रोज़ आ गई हैं। अब यहाँ तक 5000 मैंने रोज़ ले ली हैं तो इजी काम हो जाएगा। अगर 10,000 रोज़ लेता हूँ तो क्या इजी काम होता है, लेट्स सी। अब ये 10,000 रोज़ हैं, ठीक है, मेरे पीसी पे हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको जो डेटा सेट दूंगा वो 5000 रोज़ वाला दूंगा, ठीक है। ये मैंने इसको सैम्पलाइज कर लिया इसके बराबर। अब अगर इसको मैं डीएफ डेटा फ्रेम को अपडेट कर दूं, ठीक है, डीएफ को अपडेट मैंने कर दिया, समझ आई बात की। तो यहाँ पे df.sample जो मैंने 5000 किया था ये इस डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, समझ आई, आ गई होगी। तो इसको हमने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट कोई नहीं आएगी, हालांकि ये इसमें अपडेट हो गया। मतलब अभी जो रोज़ आएंगे ना df डॉट, अगर मैं शेप करूँ तो आप देखें कि अब 5000 आ रही हैं। पहले यहाँ पे 2 करोड़ समथिंग आ रही थी, ठीक है। तो आपने 5000 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स ले लिए। यहाँ तक आपका मसला क्लियर हो गया कि छोटे डेटा सेट से हमने कैसे काम करना है, ठीक है। ये छोटा डेटा सेट क्यों लिया है कि इस पर हम सारा फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड लेटर ऑन इफ़ यू नीड दैट यू कैन एक्चुअली जस्ट स्किप दिस, कमेंट आउट दिस और सारा नोटबुक दोबारा रन कर देंगे तो वो बड़े डेटा सेट पे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो छोटे से बड़े डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को सेव भी कर लेते हैं ताकि मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा। मैं कहता हूँ df, ठीक है, .to/csv, इसको csv के अंदर मैं सेव करता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर सेव कर लेता हूँ, रिसोर्सेज / मैं नाम इसको देता हूँ सस्ता टिकट _ या इसको .csv कर लेते हैं, ठीक है, सस्ता टिकट .csv कर लेते हैं। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो ये जो df है डेटा फ्रेम है ये एक csv में कन्वर्ट हो जाएगा जो मैं आपको बाद में भेजूंगा। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे csv आने वाली है, ये लें जी, ये csv यहाँ पे आ गई, सस्ता टिकट .csv, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन और टेस्ट को दोनों को सेपरेट भी सेव कर सकते हैं सैंपल लेके, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या किया है मैंने यहाँ से ट्रेन और टेस्ट का सेपरेट सैंपल ले लिया था, ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मतलब डेटा सेट को डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने वो ट्रेन एंड टेस्ट का सेपरेट डेटा सेट लेना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी जो हमने लिया है ये हमने सस्ता टिकट .csv जिसमें सेव किया है, इसको हमने कहा है क्या कहा है, ये टोटल ट्रेनिंग डेटा सेट में से हमने लिया है। अगर आप गौर करें यहाँ पे xtrain.head मैंने किया और फिर इसको मैंने किया मर्ज ytrain और xtrain, इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट को मैंने मर्ज करके उसका सैंपल लिया। तो अगर मैं इसको कह दूं सस्ता टिकट .train तो आपको समझ आ जाएगी ना कि 5000 रोज़ का सैंपल लिया है सस्ता टिकट .train का और यहाँ पे आ गया। ये मैं दूसरी चीज़ रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके पास जो डेटा जाए सस्ता टिकट .train का डेटा चला गया, ठीक है। अगर मैं एक और डेटा सेट सेव करना चाहूँ तो मैं वो करूँगा, इसको मैं पीछे कमेंट कर देता हूँ, सेविंग ए CSV फाइल फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक हो गया। सेकंड मैं करूँगा सेविंग टेस्टिंग फाइल डेटा टू CSV। अभी जो हमारे पास x टेस्ट था, आपको याद हो .shape, ये थी उसकी शेप, याद है 45 लाख समथिंग जो मैंने ऊपर बताया था। हम अगर इसका सैंपल लें और उसको सेव करें किसी CSV में, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। x टेस्ट मैंने किया, .sample किया, सैंपल करने के बाद इसके अंदर मैंने 5000 की बजाय मैं यहाँ पे 10,000 नहीं, इसमें मैं 250 कर लेता हूँ, ठीक है। 250 करने के बाद .to/CSV मैं यहीं से आगे एक ही लाइन ऑफ कोड में सारा कोड लिख दूंगा और मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा। क्योंकि ऊपर मैंने इसको सस्ता टिकट .train कहा था, अब टेस्ट कहूँगा, यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे ये फ़ाइल यहाँ पे अपडेट हो गई है। अगर आपको नहीं नज़र आई तो मैं दोबारा से इसे डिलीट करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ, लुक देखें, ठीक है। तो हमारे पास 2 फाइल आ गई, एक हमारे पास जो है वो
टेस्ट की है, सस्ता टिकट डॉट टेस्ट की, और दूसरी ट्रेन की, ठीक है। इसको हम इस चीज़ को अगर हम सैंपल को एक वेरिएबल में स्टोर करें तो हम इसे df_test भी कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इस सैंपल को, सही हो गया, ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आ जाए। या मैं यहाँ पे pd.read CSV करके यहाँ पे रिसोर्सेज करता हूँ और /सस्ता टिकट _test.csv उसको रीड कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास फाइल जाएगी वही मेरे पास आएगी, ठीक हो गया। ये मैंने रीड कर लिया। अब इसके बाद df_test को मैं रन करके देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या फ़ाइल आई है। तो इस तरीके से ये टेस्ट की फ़ाइल भी मेरे पास आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने ट्रेन और टेस्ट दोनों सेपरेट कर लिए। आपने अब इस टेस्ट को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि दिस विल गिव मी ए चांस टू लुक इनटू योर असाइनमेंट्स। होगा क्या कि आपने इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करनी, आपने सिर्फ अपने डाटा फ्रेम के ऊपर डिस्कस करनी है, ठीक है, सिर्फ डाटा फ्रेम के ऊपर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं जनाबे वाला अपना EDA एनालिसिस। EDA एनालिसिस हमने कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कर लिया डाटा लोड और बाकी चीज़ें सारी कर ली, सैंपल वगैरह ले लिया, शेप वगैरह देख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर EDA एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कर ली हैं। अगर आप इसको EDA लिखना चाहते हैं दैट्स ग्रेट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेप का आर्गूमेंट है। अगर आपने बाकायदा अपने आप को शो करवाना हो कि रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने हैं, तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अब हम डाटा फ्रेम की इन्फो देखते हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। उसके लिए हम करेंगे df.info, इसके ऊपर हमने कमांड लगाई और ये आपके पास सारे आ गए, ऑब्जेक्ट, इंटीजर, बुलियन और जो भी इसकी चीज़ें हैं सारी आ चुकी हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास डेटा डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम के नेम्स कौन से हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं। फिर हम यहाँ पे चेक नल वैल्यूज़ देखनी है तो df.isNull.sum, ये आ गई हमारे पास नल वैल्यू। इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है तो परसेंटेज देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डाटा क्लीन है, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि df.describe करके कि हमारे पास जो डेटा की समरी स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक्स में अननेम्ड को हमने नहीं देखना, उसको रिमूव कर देना, इस अननेम्ड को भी रिमूव कर देना। तो हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं और उनकी हमारे पास समरी स्टैटिस्टिक्स आ गई है, बाकी किसी चीज़ की नहीं आई, ठीक हो गया। और यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से अपने डेटा को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि जो अगर हम इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़े ना, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा कॉलम क्या शो करता है। F1 जो है वो टिकट परचेज डेट टाइम है, ठीक है। F1 अगर मैं यहाँ पे आपको df.columns या df.head करते हैं, हेड हम बड़ी दफ़ा करते हैं। F1 क्या है हमारा, वो कह रहे हैं कि F1 है कि परचेज डेट एंड टाइम, ठीक है। ये डेट आ गई, ये टाइम आ गया, ठीक है। परचेज डेट एंड टाइम F1 हो गया। F2 है हमारा ओरिजिन, जहाँ से वो फ्लाई किया है, मतलब कराची इज इक्वल टू x कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि x है। F3 हमारा इस्लामाबाद हो गया, ठीक है, डेस्टिनेशन। फिर F4 आता है डिपार्चर डेट एंड टाइम। डिपार्चर डेट एंड टाइम क्या है कि हमारे पास डेट आ गई है, किस दिन उसका डिपार्चर है। अब ये देखें कि यहाँ पे 23 जनवरी को उसने डिपार्ट किया है, लेकिन 8 जनवरी को टिकट बुक करवाई। तो इसका मतलब है कि 23 और 8 इसको आपने कैलकुलेट करके टाइम को लेना है और आपने कहना है कि डिपार्चर से अगर इतनी देर पहले टिकट बुक करवाओ तो उसकी प्राइस 7400 है। समझ आई बात की? ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने ये देखना है कि इसमें डिफरेंस के बाद प्राइस क्या है और उसके बाद आपने न्यूमेरिकल प्राइस को रिजॉल्व करना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल को करना है तो उस पर जो सा मॉडल लगेगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें।
क्लासिफिकेशन मॉडल होगा या रिग्रेशन मॉडल, कौन सा मॉडल होगा मुझे नहीं पता। फिर आप देखें डिपार्चर डेट एंड टाइम के बाद अराइवल डेट एंड टाइम है। अभी अराइवल डेट एंड टाइम ये है, मतलब 23 जनवरी को ही चला है और 23 को ही पहुंचा, इसका मतलब सेम डे पहुंच गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये एक फ़्लाइट थी, मतलब एक दिन की फ़्लाइट थी। 5 बजे चल के 7 बजे पहुंचना, तो ये 2 घंटे की फ़्लाइट है। दैट शोज़ कि अगर 2 घंटे की फ़्लाइट है तो 7400 की टिकट है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको समझ आ गई कि ये फ़्लाइट हो तो 7400 की टिकट है। एंड देन एयरलाइन कौन सी है, उन्होंने अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा ये बोला हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो एयरलाइन की इसमें आ गई। F7 है रिफंडेबल टिकट है या नहीं, ठीक है। और F8 है कि बैगेज का वेट कितना है। F9 है कि नंबर ऑफ़ बैगेजेस कितने हैं। F10 है कि फ़्लाइट का नंबर क्या है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हैं और टारगेट जो है ये प्राइस है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो ये फाइल मैं आपको साथ भेज दूंगा, आप इस पर देख सकते हैं इजीली। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इसको रिजॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे अगर कहूँ प्रिंट यहाँ पे df डॉट कॉलम्स करूँ तो ये सारे कॉलम्स के नेम्स मेरे पास इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मैंने कैटेगोरिकल कॉलम की अलहदा लिस्ट बनानी है और न्यूमेरिकल कॉलम की अलहदा लिस्ट बनानी है। उसका मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ df, इसके अंदर मैं F2 लिखता हूँ। मैं F2 के कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ, तो ये देखें ये सारी x ही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो आप देखें कि सिर्फ x है, इसके अंदर यूनिक वैल्यू सिर्फ x है, ठीक है। तो अगर मैंने ये सारे कॉलम्स के अंदर यूनिक वैल्यूज़ देखनी है F2, F3, F6, F7, F8, F9, F10, ठीक है, इन सभी में देखनी जो कैटेगोरिकल कॉलम है, तो मैं उसकी पहले लिस्ट बनाता हूँ, फिर एक फॉर लूप बना के उस पर काम करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंडिंग यूनिक वैल्यूज़ इन कैटेगोरिकल लिस्ट्स। इससे हमें पता चलेगा हमने कौन सा कॉलम रखना है, कौन सा नहीं रखना। तो मैं यहाँ पे कैट लिस्ट करता हूँ इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मैंने लिस्ट बनानी है, उसके अंदर लिखना है अपने कॉलम्स के नाम। F2 कर दिया, ठीक है। F2, F3, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 2, 3, 6, F6, F8, F9 एंड F10। ये हमारे पास कैटेगरी की लिस्ट बन रही है, आप दोबारा से डबल चेक कर सकते हैं इसको। ये कैटेगरी की लिस्ट हमने बनाई, इसको बनाने के बाद यहाँ पे इसको मैंने रन किया तो हमारे पास कैट लिस्ट बन गई। कैट लिस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बुलाया टू फाइंड यूनिक वैल्यूज़ इन ईच कॉलम। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लगाऊंगा फॉर आई इन कैट लिस्ट, आई इन कैट लिस्ट, इसको मैं करूँगा प्रिंट करने के बाद प्रिंट के अंदर आई लगा के df के अंदर आई मतलब इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे लगेगा डॉट कॉलम्स नो डॉट यूनिक लगेगा। एंड देन ये एक फंक्शन है तो इस तरह आ जाएगा। फिर मैं इसके बाद इसको ऐसे रहने देते हैं, लेट्स सी कि अब क्या होता है। ये मैंने रन किया तो आप देखें कि सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड के अंदर मैंने सभी के कॉलम लिख लिया बाकायदा, इसके F2, F3, F4, F5, F6 को सभी को करता। मैंने इसमें फॉर लूप का क्या मकसद है, इसका मतलब है फॉर आई क्या है, कोई भी एक एंटिटी या इंडेक्स या कुछ भी, किसके अंदर, कैटेगरी लिस्ट के अंदर। कैटेगरी लिस्ट ये है, इसके अंदर आई क्या हुआ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये 6 आई हो गए। मैंने कहा फॉर आई इन कैट लिस्ट के अंदर जितने आई हैं प्रिंट करो पहले आई को, आई प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड देन डिफाइन करो डेटा फ्रेम के अंदर आई डॉट यूनिक वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये उसकी यूनिक वैल्यूज़ आ गई, सिंपल सी चीज़ है। अब इसके बाद हम सेपरेटर भी एक लगा सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे लिखें प्रिंट लिखने के बाद इसके अंदर ये जाने दें एक लाइन,
इससे क्या होगा, सेपरेटर लाइन, सेपरेटर लाइन। कोई मसला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें कि हर लाइन के बाद सेपरेटर आ रहा है, पहले सेपरेटर नहीं आ रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके कोड को खूबसूरत बना देती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेपरेटर लाइन लगा सकते हैं। सेपरेटर लाइन लग के हमें पता चल गया कि ये हमारे पास चीज़ें हैं। अब यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या बनती है, आउटपुट ये बनती है कि यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ y है। तो इन दोनों कॉलम्स का क्या लेना देना हमारी स्टडी से, क्योंकि हमें पता है वो कराची से इस्लामाबाद ही जा रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा। गेम में खेलने नहीं चले जाना उसने बीच में से। जैसे वो कहते हैं ना, बच्चे कहीं पे जा रहे हो तो उसको कहते हैं बचपन में कि यार सीधा घर आई, गेमां ते ना चला जाए, कि सीधे घर आना कहीं और, या गेम्स वगैरह खेलने ना चला जाना। तो आप यही समझें कि वो बेचारा जाए यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो F2 और F3 का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को साथ साथ आपने लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ आपने लिखना है कि वी विल रिमूव दीज 2 कॉलम्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी मोर देन 1 यूनिक वैल्यूज, मल्टीपल यूनिक वैल्यू। फिर यहाँ पे हमें पता चल गया कि अल्फ़ा, बीटा, गैमा और ओमेगा, ये हमारे पास 4 किस्म की F6 हैं। F6 क्या था, एयरलाइंस, ठीक है, मतलब डिफरेंट एयरलाइंस की हमारे पास यहाँ पे हैं तादाद। फिर F8 आता है बैगेज का साइज़, वो कितना है, 0 है या कोई भी बैगेज नहीं है, या 35 kg है, 20 है, 15 है, 32 है, 40 एंड 45, ये केजीज़ की बैगेज की आपके पास है। फिर बैगेज के पीस कितने हैं, 0 है मतलब कोई नहीं है, 1 है या 2 है, ठीक है। फिर ये आपके पास फ़्लाइट नंबर है। अब आप मुझे बताएं सारे के सारे, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप फ्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे फ़्लाइट नंबर की बेस पे आपके पास कोई प्राइस की रिडक्शन होती हो, या आपने कभी नोट किया हो कि ये फ़्लाइट होगी तो इसमें इतने प्राइस होगी, ये होगी तो इतनी प्राइस होगी, कभी नोट किया हो? या आपको ये चूज़ करने के लिए ज़्यादा वो पहले बताता है? मोस्टली नहीं बताता, और ना हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं। तो मैं भी यही करूँगा। आपने अगर इसे रखना है इस कॉलम को तो आप रख सकते हैं, इसका वेट डिफरेंट होगा और सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, बट आई विल रिमूव F2 एंड F3 इसमें से, कैटेगोरिकल कॉलम में से, ठीक है, और F10 एज वेल, ठीक है। ये मैं इन्हें रिमूव करूँगा, F2, F3 एंड F10, ठीक हो गया। इन्हें मैं रिमूव करूँगा। क्यों रिमूव करूँगा, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शन चाह रहा हूँ वो टाइम की बेस पे चाह रहा हूँ, ठीक है, कि टाइम मेरे पास जो है उसकी बेस पे मेरे पास प्रेडिक्शन है, बैगेज, टाइम और एयरलाइन की बेस पे, ठीक है, समझ आई। बैगेज, ये दोनों बैगेज हो गए, टाइम हमारे पास ये टाइम हो गया, ठीक है, और एयरलाइन की बेस पे है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं F2, F3 एंड F10 को रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, df डॉट ड्रॉप करने के बाद इसके अंदर F2, F3, ये मैं कर रहा हूँ, आप सोचें कि आपको करना है कि नहीं करना, ये ना सोचिए कि मैंने बता दिया तो ये आपने करना ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे अननेम्ड 0 कॉलम भी है और ये 2 दफ़ा आया है, तो हम इसे भी रिमूव कर देते, इसका काम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको अननेम्ड को भी रिमूव करता हूँ, जहाँ पे हमें चाहिए था हमने वो रख लिया, इसके बाद इसे रिमूव कर देते हैं। F2, F3 मैंने रिमूव किया और F10 भी मैं कर रहा हूँ रिमूव। आपने नहीं करना, मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं करना। F10 रिमूव आपने देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट है फ़्लाइट के नंबर का। फिर इसके बाद एक्सिस इज़ इक्वल टू 1, जो बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, इन प्लेस इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हम df डॉट ड्रॉप लगाएंगे इस पर फंक्शन तो df के ऑलरेडी जो डेटा सेट है उसके अंदर से ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। लेट्स सी, हम df डॉट हेड करके देखते हैं, तो ये देखें जी हमारे डेटा सेट में F1, F4, F5, F6, F7, F8, F9 और टारगेट रह गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनको रिमूव करने के बाद रह गए, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं स्टेप को, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये डेटा भी चेक कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने स्प्लिट करना है किस चीज़ को, F1 को डिपार्चर टाइम में, डेट अलहदा कर लेनी है, टाइम अलहदा कर लेना है, ठीक है। और F4 को, सॉरी, ये डिपार्चर
अराइवल टाइम, सॉरी ये F1 था मेरे ख्याल से, टाइम फॉर बुकिंग, टिकट परचेज एंड डेट टाइम। हाँ जी, तो टिकट परचेज एंड डेट टाइम, परचेज डेट एंड टाइम, डिपार्चर डेट एंड टाइम, अराइवल डेट एंड टाइम, हमने इसके अंदर अपने डाटा सेट को सेव कर लेना है। ठीक है, आया कि हम ऐसा करेंगे, या हमारे पास दूसरा ये होता है कॉन्सेप्ट कि हम इनको कन्वर्ट करें तीनों को। ठीक है, तीनों को कन्वर्ट करें डेट एंड टाइम में, और उसके थ्रू हम एक नया कॉलम ऐड कर दें जो हमें सेकंड्स में टाइम बताए। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, मैं DF1 में एक चीज़ कन्वर्ट करूँगा जो मैं स्प्लिट करूँगा सबको। ठीक है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ DF1, बल्कि इसको DF ही रहने देते हैं और देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा ख़ास तौर पे कि मैं पहले आपको सेकंड्स वाले फार्मूले के साथ सारा कुछ बताने लगूँगा, फिर हम दूसरी साइड पे चलेंगे। ठीक है, सेकंड्स में कैसे, मैंने F4 में से F1 माइनस करना है, ये पूरा कॉलम डेट एंड टाइम को, इस डेट एंड टाइम में ये वाली डेट एंड टाइम को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ये कि टिकट परचेज डेट एंड टाइम जो है वो डिपार्चर डेट एंड टाइम से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसको देखते हैं। अब सबसे पहले हमने करना है टाइप कास्टिंग। क्या टाइप कास्ट करना है, यहाँ पे हमने देखना है df.info क्या क्या है। अब आप देखेंगे इन्फो ये है कि F1 ऑब्जेक्ट है, 4b ऑब्जेक्ट है, 5b ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारे मेन कॉलम है टाइम के, F1, 4 एंड 5 तीनों ऑब्जेक्ट हैं। वी विल कन्वर्ट दैम इनटू डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेट एंड डेट टाइम इंपोर्ट डेट कोमा डेट टाइम। ठीक है, हमने ये दो उसमें से लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, दो फंक्शंस इंपोर्ट किए डेट एंड टाइम लाइब्रेरी के। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो पिप इंस्टॉल करके डेट एंड टाइम को इंस्टॉल कर लें। अब मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ। सिंपल फार्मूला क्या है, DF के अंदर F1 को लिखना है इज़ इक्वल टू PD.to_डेट एंड टाइम में करके किसको करना है, DF के अंदर F1 को। ये इतना सा फार्मूला है, इसने F1 को टाइप कास्ट करके डेट एंड टाइम में कर देना है। तो मैं इसे ही रेप्लिकेट करके 3 दफ़ा लिख लेता हूँ और यहाँ पे F2 कर देता हूँ, नहीं F4, और यहाँ पे F5, F5। तो आपके ये डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा से df.info करके देखते हैं और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम के अंदर डेट एंड टाइम में 64 इंटीजर में ये तीनों चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। डेट एंड टाइम के अंदर कंफर्म करने के बाद हम आगे क्या करेंगे, हम असल में कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट करना है हमने किस में से, डिपार्चर टाइम में से। टिकट परचेज टाइम तो हमारे पास आ जाएगा, टाइम टू डिपार्ट। ठीक है, अराइवल और डिपार्चर को करेंगे तो ट्रैवल टाइम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे चीज़ लिखता हूँ, टाइम टू डिपार्चर, मतलब डिपार्चर से पहले आपके पास कितना टाइम है वो कॉलम ऐड करना है। उसके लिए मैं DF में करूँगा, इंसर्ट का फंक्शन लगा के करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पूरे कॉलम के सबसे पहले इंडेक्स पे 0 पे ये ऐड करें, और इसको मैं बोलूँगा टाइम टू डिपार्ट। ठीक है, टाइम टू डिपार्ट इसको बोलूँगा, और इस चीज़ को मैं DF किसको करना है, मैंने F4 में से मैंने क्या माइनस करना है, माइनस DF F4 में से DF F4 में से F1 हमने माइनस करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, यहाँ पे आप देखें F4 में से F1 माइनस करना है। ये मैंने सिंपली ये लिखी है कमांड, ठीक हो गया। F4 में से F1 आपने माइनस कर देना है। अब यहाँ पे इनको माइनस करने के बाद आगे क्या करना है, मैं कह रहा हूँ एज टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने इसको करना है एज टाइप के अंदर आपने, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ क्योंकि मेरे लिए फिर इशू हो रहा होता है अदरवाइज। एज टाइप के अंदर यहाँ पे आपने टाइम एंड
क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने लिखना है टाइम डेल्टा 64 और उसके आगे आपने लिख देना है सेकंड्स। मैं इसको क्या कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में मैं आपको बताता हूँ। मैंने ज़ीरो इंडिस पे एक नया कॉलम डालना है। ज़ीरो इंडिस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे df डॉट हेड करूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको अभी यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं F1 से भी पहले, F1 ज़ीरो इंडिस पे है ना, पहले इंडिस पे, इंडेक्स पे, सॉरी इंडिस कह रहा हूँ, इंडेक्स पे, इंडेक्स पहले वाले इंडेक्स के ऊपर मैं एक कॉलम डाल रहा हूँ जिसका नाम है डिपार्चर, टाइम टू डिपार्चर। यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा और उस कॉलम में क्या होगा, F4 में से F1 माइनस करके जितना टाइम होगा वो होगा। एंड उसको मैंने फिर कहा कि वो टाइम सारा ऑटोमेटिकली सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जो हमारे पास एक चीज़ है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। जब ये चीज़ आ जाएगी आपके पास के सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सो लेट्स सी, इसके अंदर भी आगे मैं लिख देता हूँ सेकंड्स, तो हमें पता होगा कि ये सेकंड के अंदर आ रहा है। जब हमने इसको करना है तो मैं सेम ही चीज़ वन इंडेक्स पे भी लगाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ, सॉरी वन इंडेक्स पे लगाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ट्रैवल टाइम, ट्रैवल टाइम। ठीक हो गया, ट्रैवल टाइम इसका नाम रखा। इसमें से मैंने F5 में से F4 माइनस करना है और बाकी सारा कुछ वो है। तो ये दो कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, अभी आप देखेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको रन किया, ये दो कॉलम ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। लेट मी सी क्या मसला आ रहा है। डेटा फ्रेम इंसर्ट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन, कौन सी वन रिक्वायर्ड पोजीशन बोल रहा है इसमें। टाइम टू डिपार्चर, कोमा कोमा, लेट मी सी, यहाँ पे कोई इशू लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास टाइम टू डिपार्चर आ गया, डबल ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे OIC कोमा ट्रू भी हमने करना है कि ये चेंज ट्रूली यहाँ पे अकर हो। लेट्स सी कि ये मसला कहाँ पे आ रहा था। अब हमने ब्रैकेट सारी मैच करने के, कौन किसके साथ मैच कर रही है। ओपन ब्रैकेट्स हमारे पास एक ये है, ये वाली यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली है, दो हो गई। टाइम एंड डेट के बाद दो लगाई हैं। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है। कॉपी, यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। कॉमा कॉमा, मुझे तो ठीक लग रहा है। लेट्स सी अगर ये मसला ठीक नहीं होता तो। अब हुआ है ठीक, कोई मसला था। हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स जो हैं एक्स्ट्रा लग गई थी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू लिखना है। लेट्स सी, तो ये हमारे पास हो गया। df डॉट हेड किया हमने, इसको दोबारा चेक किया तो देखें हमारे पास टाइम टू डिपार्चर इतने सेकंड्स आ गए हमारे पास, एंड ट्रैवल टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दो कॉलम हमारे पास आ गए। अब आपको क्या लगता है कि F1 और F4 की आपको ज़रूरत है? अगर है तो आप इसे रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं, F1, F4 एंड F5 को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको रिमूव नहीं करता, इनको चलने देता हूँ ऐसे ही, एंड देन लेटर स्टेजेस पे हम देखेंगे हमने क्या करना है। अब हम देखते हैं कि अब कोई माइनस करके तो नहीं ज़ीरो हो गया। df डॉट इज नल, इसके बाद डॉट सम, लेट्स सी, तो नहीं, कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम सही तरीके से जा रहे हैं और हमने ये सारे काम इजी कर लिए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से सेकंड्स के अंदर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद हमने किस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ कि आप कॉलम्स के नेम्स जो हैं उन्हें लेने के बाद आप इनको फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं क्या करूँगा, अब अपने कॉलम्स को रीनेम करने लगा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे आसानी हो। अगर आपने करना है ठीक है, अगर नहीं करना तब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने रीनेम करना कैसे है। रीनेम करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, अगर x हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, तो x के बाद हमने डॉट रीनेम का फंक्शन लगाना है। बल्कि मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, df इज इक्वल टू df डॉट रीनेम करके, ठीक है, रीनेम करने के बाद आपने कॉलम्स को रीनेम करना होता है, इसके इक्वल लगा के यहाँ पे आपने इस तरीके से आपने पहले एक वैल्यू देनी है, किसको मैंने किसके साथ रिप्लेस करना है। मैं कहता हूँ अगर मैंने f1 को रिप्लेस करना है, इसको मैं करूँगा किसके साथ, f12 के साथ अगर मैं करता हूँ इसको रिप्लेस, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इसे मैं यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद इसको मैं देखता हूँ ये काम किया है, तो मैं df डॉट हेड करता हूँ, तो आप देखें कि ये f12 हो गया। तो इसको मैं दोबारा से वापस ले आता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सारे के सारे अपनी तसल्ली के लिए रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसे चलने देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो और हमें पता हो कि f1, f2, f3, f4 क्या हैं, क्योंकि हमने टेस्ट डेटा सेट पे भी ये सारे काम करने हैं। तो पहली चीज़ हम करते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों अलहदा करना उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अभी जब हम इसको कर लेंगे। कैटेगोरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं इसमें, अब यहाँ पे हमने df हेड किया हुआ था। कैटेगोरिकल कॉलम्स हमारे पास रह गए हैं जनाब f6, f7, 8 को भी कैटेगोरिकल में ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, और 9 को भी, f6 to f9 ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ f6, ये क्यों कर रहे हैं, ये हमने पहले भी शायद किया है, लेकिन अब थोड़ा सा किसी और वजह से हम कर रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। 7, 8 एंड 9, ठीक हो गया। ये कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स आ गए। फिर दूसरे आ जाएंगे न्यूमेरिकल कॉलम्स। उसका क्या है, उसके लिए हम करेंगे जो न्यूमेरिक है हमारे पास। टाइम टू डिपार्चर 1 पहला, इसको हमने इसी तरीके से कॉपी करना है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। फिर हमने दूसरा कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने न्यूमेरिकल यही थे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 2 न्यूमेरिकल हैं और 4 हमारे पास कैटेगोरिकल हैं। तो ये जो 3 हैं इनका फ़िलहाल कोई मकसद नहीं है, ठीक है, बट वी विल सी व्हाट टू डू ना। इसको मैंने नाम दे दिए दोनों कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम असल में अपने जो डेटा सेट है, ये पूरे का पूरा डेटा सेट, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बना के चेक करने वाले हैं। अब हम चलेंगे प्लॉटिंग की तरफ, ठीक है। आपने क्या करना है, प्लॉटिंग के लिए फॉर लूप इस्तेमाल करना है। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स चारों पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारा एक ही प्लॉट बनता जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे plt डॉट फिगर, इसका पहले साइज़ सेट कर लेता हूँ, फिग साइज़ इज़ इक्वल टू, इसको हम रख लेते हैं 20/45, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन कैटा कॉल्स, ठीक है। कैटेगरिकल कॉलम्स के अंदर आई के अंदर जो भी है इसको करो प्लॉट, plt डॉट सब प्लॉट। सब प्लॉट करने के बाद 6/3 और c के साथ इसे आप चेंज करते जाओ, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ कि c क्या है। फिर हमने बनाना है कैटेगोरिकल का काउंट प्लॉट बनता होता है, ठीक है। काउंट प्लॉट बनाना है किसका जनाब, df के अंदर हर i का, जितने भी कैटेगोरिकल प्लॉट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद और c इज़ इक्वल टू c+1 कर देना। अब c क्या है, c इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये फॉर लूप को आपको पता है कि ब्रेक करने के लिए यहाँ पे होता है और आगे लेके जाने के लिए होता है। जो आपने स्टार्ट वाली क्लासेस हैं अगर वो देखी हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास कैटेगोरिकल कैटेगरीज़ के ऑलरेडी प्लॉट बन चुके हैं, ठीक है। मैंने इसको 20/45 किया था, इसको हम 10
बाय 25 कर लेते हैं, लेट्स सी। तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल प्लॉट बन गए, 25 से 30 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल प्लॉट्स बन गए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल F6 है जिसमें एयरलाइन है, एयरलाइन में अल्फ़ा एयरलाइन जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, गैमा उससे कम, बेटा उससे कम और ओमेगा सबसे कम कर रही है। ये हमें एक इनसाइट मिल गई कि अल्फ़ा एयरलाइन सबसे ज़्यादा कर रही है, ठीक हो गया। फिर हमें ये पता चला कि F7 जो हमारा कॉलम है जिसका नाम है रिफंडेबल टिकट, तो यूजली पीपल जो मैं बाय कर रहे हैं वो रिफंडेबल टिकट को बाय कर रहे हैं कि रिफंडेबल हो, ठीक है। दूसरी का डाटा ही बहुत कम है, ठीक है, F7 का। यहाँ तक समझ आ गई। फिर आगे चलते हैं F8। बैगेज जो है यूजली 20 किलो वाला ज़्यादा चल रहा है, फिर उससे कम चल रहा है 15 किलो वाला, फिर 35, फिर 40, फिर 32 और 9 बैगेज जो है वो तकरीबन सेम है। तो ये बैगेज वेट आ गया। फिर आता है जनाब आपका F9 कॉलम जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ़ बैगेजेस हैं। जाहिर बात है यूजुअली बंदों के पास एक बैगेज होता है एक्स्ट्रा जो उन्होंने प्लेन में रखवाना होता है और या नहीं होता। तो ये इनसाइट हमें ये वाली मिल रही है अपने किस प्लॉट से, हमारे कैट काउंट प्लॉट से, कैटेगरिकल काउंट प्लॉट से, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अब हमने न्यूमेरिकल डेटा को कैसे करना है प्लॉट, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सिस या जहाँ पे आपके आ रहे हैं ना इसको रोटेट भी कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देना है जिसका नाम है प्लॉट एक्स टिक्स रोटेशन 90 पे कर देनी है। और आप एक टाइट लेआउट भी बना सकते हैं इस फिगर इस चीज़ को यूज़ करके। तो आप देखिएगा कि आपके प्लॉट्स जो है ना वो रोटेट हो चुके हैं उनके एक्स टिक्स। तो आप अपनी तरफ से बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स में कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल प्लॉट की तरफ, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको नम के साथ कर देना रिप्लेस न्यूमेरिकल के, और फिर हमने यहाँ पे डिस्ट प्लॉट बनाना है बजाय डिस्ट प्लॉट, डिस्टेंस प्लॉट जैसे हम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, सब प्लॉट यहाँ पे बनाना है डिस्ट प्लॉट। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे मैंने लिखा है 6/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2/4 करूँ तो क्या होता है, तो ये देखें आप, समझ आई बात की कि 4 के 4 प्लॉट्स एक ही रो में आ गए। अगर मैं ऐसे 2/2 करूँ तो क्या होता है, तो आप ये देखें कि 2 प्लॉट ऊपर आ गए, 2 प्लॉट नीचे आ गए, लेकिन वो देखें कितने लंबे आ रहे हैं। क्यों भला, क्योंकि हमने साइज़ बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको भी 10 करूं तो ये देखें आपके पास प्लॉट ठीक आ रहे हैं। अगर मैं इसको 10/10 करने के बाद 2/4 करूं तो ये देखें, मतलब ये कि इसकी विड्थ अगर मैं बढ़ाते जाऊं, इसको हाइट को छोटा करते जाऊं, तो हमारे पास अच्छे तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स आ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सारी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे 30/10 की बजाय ना 30/50 कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे वाले प्लॉट मिले। 50 भी नहीं, 20, ये कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे इनके फॉन्ट, आप वो देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से उन्हें इंक्रीज़ करना है। तो हमने यहाँ पे डिस्ट प्लॉट बनाना है और उसको मैं रन करता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये डिस्टेंस प्लॉट हमारे पास ट्रैवल टाइम टू डिपार्चर एंड ट्रैवल टाइम, हमारे पास 2 डिस्ट प्लॉट बन गए। क्यों, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल कॉलम में ये 2 ही कॉलम दिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डाटा नॉर्मल है या नहीं है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हम एक और तरीके से डिस्ट प्लॉट बना सकते हैं, किस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। अब हमने टारगेट को भी तो प्लॉट करना है ना। अभी हमने प्राइस को और प्रेडिक्शन को कर लिया, न्यूमेरिकल को, कैटेगरिकल को। अब हमने टारगेट को भी तो करना है ना, जो हमारी प्राइस है। तो इसको हम करते हैं प्लॉट SNS डॉट, यहाँ पे हम करते हैं डिस्ट प्लॉट कर लें या कुछ और, डिस्ट प्लॉट, आई थिंक सो ठीक रहेगा।
और df डॉट टारगेट। आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टारगेट की वैल्यूज़ आ गई, सही है। ज़ाहिर बात है कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं और कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप परेशान ना हो अगर आप इस तरह लिखने के आते हैं, प्लॉट सेम बनेगा। इसके साथ ही अगर आप डिस प्लॉट के साथ आप sns डॉट बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हैं, बॉक्स प्लॉट के अंदर df डॉट टारगेट, आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बॉक्स प्लॉट और दोनों प्लॉट इकट्ठे बन जाएंगे, लेकिन हमें इन्हें सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक अलहदा कोड के अंदर इसे लिख देते हैं। लें जी, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये आउटलायर हो सकते हैं, बट द थिंग इज वी कैन ट्रीट आवर डेटा हियर और मे बी लेटर ऑन। मैं अभी आपको सिर्फ एल्गोरिथम की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, बल्कि आप करके और फिर अपना काम कीजिएगा। यहाँ से आपने क्या रिमूव करना है, आउटलायर्स रिमूवल यहाँ से करनी है, और इन दोनों के अंदर से जो टाइम टू डिपार्चर एंड टाइम ट्रैवल है, इनकी भी आपने, यहाँ पे हमने ये वाला प्लॉट बनाया ना, अगर मैं यहाँ पे इसकी बजाय एक और प्लॉट बना दूं जिसको हम बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा आउटलायर कितने हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है ये वाले आउटलायर आपने रिमूव करने हैं या नहीं करने, ये आपने खुद डिसाइड करना है। क्यों, रीज़न ये होती है अक्सर लोग जो हैं वो जानबूझ के जल्दी करवाते हैं और ज़्यादा बाद में करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग डिपार्चर के पास करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग डिपार्चर के बाद करवा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो आपने अपने डेटा सेट को देख के फिर आउटलायर रिमूव करके फिर आगे जाना है। तो ये आपका टास्क है, फिर आपने आगे मूव करना है, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे रिमूवल पे तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाना है, तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो वाई डोंट वी एक्चुअली मूव इनटू द अदर स्टेप। फिर हमने स्क्यूनेस वगैरह चेक करनी है, ठीक है। स्क्यू एंड कर्टोसिस, CKUR होता है, कर्टोसिस, ठीक है। स्क्यू चेक किया तो ये हमारे पास स्क्यूनेस आ गई हर चीज़ की, ठीक है। अब इसका ही कर्टोसिस चेक करें तो df डॉट कर्टोसिस, तो ये हमारे पास इसकी कर्टोसिस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका डेटा असल में नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने आउटलायर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देख रहे होंगे कि अच्छा खासा टाइम हमें सिर्फ डेटा को सेट करने में लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने काम अपना स्टार्ट करना है जिसको हम इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। इनकोडिंग क्या होती है उस पर काम करते हैं, इसको बोलते हैं इनकोडिंग ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसको करने से पहले हम करेंगे df डॉट हेड। अब यहाँ पे F1, F4 एंड F5 को मैं रिमूव करने वाला हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बाद में काम करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं करने को तो सब कुछ आपको बता सकता हूँ, बट द थिंग इज़ आई वुड लव कि आप लोग ख़ुद भी कुछ करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली किन चीज़ों को रिमूव करने वाला हूँ, मैंने आपको बताया F1, 4 एंड 5। F1 ताकि मेरा डेटा थोड़ा सा खूबसूरत लगे, 4 एंड F5। क्यों किया, क्योंकि हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो फीचर इंजीनियरिंग का मज़ा ही तब है जब आप df डॉट हेड दोबारा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास छोटा सा डेटा सेट बच गया। अब हमने हॉट इनकोडिंग करनी है। इनकोडिंग में क्या होता है, ये जो वैल्यूज़ है ना अल्फ़ा बीटा गैमा और ओमेगा, इसको हमने 0 1 2 3 4 में कर देना कन्वर्ट, डमी वैल्यूज़ जैसे बोलते हैं। ये भी ट्रू फॉल्स भी उसमें कर देना है, F8 को भी कर देना है, F9 को भी कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली किससे करेंगे ये काम, इनकोडिंग ये करनी है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल इनकोडर, इससे करना है ये काम। तो यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अप्लाई कैसे करना है, लेबल एनकोडर, सिंपल एक फार्मूला, df पे अप्लाई करना है। पहले हमने करना है जनाब अपना F6 पे, df के F6 पे करने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ पे
लेबल इनकोडर को मैं नाम दे देता हूँ LE का इज इक्वल टू लेबल इनकोडर, और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, LE का नाम दे के, सॉरी रन नहीं था अभी करना क्योंकि हम सेम सेल में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले क्लासीफायर जो लेबल इनकोडर है उसे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, कैसे करना है, LE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, किस पे ट्रांसफॉर्म करना है हमने, वो करना है DF के अंदर F6 पे, बस इतना सा काम। तो ये F6 को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर हम यही काम F7 और F8 इन पे भी करें, F9 पे हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे F7 F8 6 7 8 F9 पे हुआ है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये इनकोडिंग इसने कर भी दी है। DF डॉट हेड करेंगे तो आपको समझ आ गई क्या हुआ है। चेक करें जी, आपके पास जो वैल्यूज़ पहले आ रही थी अल्फ़ा बीटा गैमा ओमेगा, ये 1 2 3 4 में होगी, ये वाली चेंज होगी, ये वाली चेंज होगी, ये वाली चेंज होगी। अब आपको क्यों नहीं फील हो रहा, क्योंकि आपने टॉप 10 सैम्पल्स लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप रैंडम लेंगे ना, सैम्पल करने के बाद यहाँ पे 10 सैम्पल्स लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो ये व्यू करने के बाद हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे आके डिस्क्राइब की तरफ। आपको पता है ना, हमने बहुत बड़ा फंक्शन जो है उसको अभी दोबारा देखना है। लें जी, हमारे पास समरी स्टैटिस्टिक्स अब आ गई। ये हमें बताता है टाइम टू डिपार्चर, क्योंकि सारी बात है हमने इनको सेकंड्स में लिया हुआ है, तो टाइम टू डिपार्चर आ गया हमारे पास। F6 F7 F8 F9 ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। इसको हमने इनकोड कर लिया हुआ है। काउंट कितना है, 5-5 हज़ार का सभी का, मेन इतना एवरेज है, ठीक है, मैक्सिमम इतना है। आप यहाँ से बहुत कुछ अखज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है उसको आपने खुद से देखना है, जो मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। अभी इसको करने के बाद हम स्केल करेंगे डाटा को, ठीक है। स्केल करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारा नॉर्मलाइज हो जाता है। फ्रॉम SK लर्न डॉट, यहाँ पे था प्री प्रोसेसिंग, इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट किया, SC के इक्वल इसे रख लिया जैसे हमने पिछले वाले में किया था। स्टैंडर्ड स्केलर को SC के इक्वल रख लिया। SC के इक्वल रखने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर, SC डॉट ट्रांसफॉर्म करके, और फिर उस पर कर देंगे। लेकिन आपने देखना है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, उस पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको डाटा को नॉर्मलाइज करना है या नहीं करना। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप DF करेंगे। DF करने के बाद जैसे आपने पीछे यार लेबल इनकोड किए हैं अकेले अकेले को उठा के, तो आपने स्केलर लगाना होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे, वो हैं ट्रैवल टाइम टू डिपार्चर एंड ट्रैवल टाइम और टारगेट, ठीक है। ये 3 है। अगर आप इनको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि DF इसके अंदर आप अगर यहाँ पे लिखें टाइम टू डिपार्चर, ठीक है, इज़ इक्वल टू SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, सॉरी इसको मैं SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म इसके अंदर करके, इसके अंदर फिर आपने DF, इसके अंदर फिर लिखना है टाइम टू डिपार्चर, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम टू डिपार्चर को कर देंगे। इधर मैं पेस्ट करता हूँ, सॉरी इधर मैं पेस्ट करता हूँ, ये यहाँ पे ट्रैवल टाइम को कर देंगे, ठीक है। फिर आपने अगर टारगेट को भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। ये आपने थ्योरी में देखना है जो मैंने आपको बताई हुई है कि नॉर्मलाइज कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते तो ये स्केलर भी सभी को स्केल कर देगा एक स्केल के अंदर, ठीक है। तो ये SK लर्न का फंक्शन है जो आपको मैंने बताया था कि लर्न फंक्शन टू स्केल आवर डेटा, या ऐसे हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज, सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है डेटा। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसको करके आप खुद देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि स्केलर और नॉन स्केलर में क्या फ़र्क होता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको, तो फिर हम आगे देखेंगे। स्केलर की समझ आ गई, ये तो था स्केलर, यहाँ पे हमने कर लिया उसको इनकोडर। ये 2
फंक्शन जो है इसके लर्न के मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। इसको मैं रन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये आपने देखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है डेटा की एक्यूरेसी और बाकी चीज़ों पे स्केलर लगाने के बाद। ये आपकी एक और असाइनमेंट होगी। देन हम चलते हैं जनाब, डेटा को स्प्लिट करते हैं एट द एंड। स्प्लिटिंग आवर डेटा इनटू एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई में स्प्लिट करना है। एक्स इज़ इक्वल टू डी एफ, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम हमने लेने हैं एक्स के अंदर, मैं यहाँ पे डी एफ डॉट कॉलम्स कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये डी एफ डॉट कॉलम्स ये कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये यहाँ से उठा के सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़े ना। तो ये हमारे पास ये वाले आ गए 2 कॉलम, और तीसरा हमारे पास ये सारे कॉलम है, ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा एक्स, वाई है हमारा डी एफ इंटू टारगेट, ठीक हो गया। एक्स और वाई में हमारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं, मतलब हमने सेपरेट स्प्लिट कर ली हैं। अब यहाँ पे क्या मसला है, लेट मी सी, हमारे पास मसला क्या है, लेट मी सी, सॉरी, इसका एक और तरीका था, डी एफ डॉट ड्रॉप, इसके अंदर आता है इसके अंदर हम एक्स के अंदर ड्रॉप करेंगे सिर्फ टारगेट को, और नीचे उसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक्सिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक्स और वाई में हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया। लें जी, एक्स में हमारे पास ये बचा है, और अगर हम वाई डॉट हेड करें तो हमारे पास सिर्फ टारगेट बचा है, ठीक है, ये वाला एंड वाला जो टारगेट है। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें, पक्की बात है? चलें, अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुई तो आप अच्छे तरीके से देख लें कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया और कहाँ पे आके रुके हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से देख लें। हमने एक बड़े डाटा सेट से स्टार्ट किया और हमने एट द एंड फीचर इंजीनियरिंग करके ये 2 कॉलम ये वाले बनाए, कुछ रिमूव किए, कुछ को इनकोड किया, ये हमारे पास इनपुट आ गई और टारगेट हमारे पास आउटपुट आ गई। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब हम करने जा रहे हैं मॉडलिंग। एमएल मॉडलिंग। एमएल मॉडलिंग करने से पहले मैं यहाँ पे आपको 1 से 1.5 मिनट देता हूँ, आप बैक हैंड पे जाके सारा चेक कर लें कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी। ये अभी केस स्टडी हमारी जारी है, अच्छा खासा टाइम लगता है इन चीज़ों को, फ़ौरन नहीं हो जाती, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैं मीनवाइल अपने गले को थोड़ी सी रेस्ट दे लूँ। आप लोग जा नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देखनी है आगे तो आप प्रैक्टिस कर लें पीछे जाके, आपको समझ आ जाएगी कि केस स्टडी कैसे रिजॉल्व करते हैं। नहीं करनी, चलो मर्ज़ी है, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ आगे पे। हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो वाई हेड है वो न्यूमेरिक है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू चूज़ रिग्रेशन पाइपलाइन और एल्गोरिथम हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं रिग्रेशन के। जब हमारे पास कोई चीज़ न्यूमेरिक में हमने बतानी हो तो हम उसको प्रेडिक्ट करनी हो तो हम उसको एल्गोज जो हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस में लेके जाते हैं। ये मैंने बड़ी बेसिक आपको बताई हुई है। तो हमने जो इसमें लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल हमने लगाना है, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, एक ये हो गया फ्रॉम sklearn, फिर इसके बाद डॉट ट्री, फिर हमने एक और मॉडल इस पे लगाना है, उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर। क्लासीफायर नहीं आपने इंपोर्ट करना है, रिग्रेसर इंपोर्ट करना है क्योंकि हमने रिग्रेशन करनी है। फ्रॉम sklearn डॉट svm स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स, इसमें से करना है इंपोर्ट svr, क्योंकि svc जो होगा स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन होगा, याद रखिएगा हमने रिग्रेशन करनी है। फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट, क्या हमने इंपोर्ट करना है, के नियरेस्ट नेबर्स,
के नेबर रिग्रेसर, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर का रिग्रेसर हमने इंपोर्ट करना है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को हमने शो करना है। फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल sklearn अंडरस्कोर मॉडल नहीं डॉट मॉडल सिलेक्शन हमने इंपोर्ट करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके हमने चेक नहीं करना, उसको भी कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। ये लाइब्रेरीज यहाँ तक आपको याद होगी। फिर हमने जारी बात है एक्यूरेसी भी चेक करनी, तो हम कौन कौन से स्कोर लिखेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट हमने आर स्केयर स्कोर चेक करना है, ठीक है। फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करनी है, फिर हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर चेक करनी है, ये चेक करनी है, ठीक है। ये रिग्रेसर के मैट्रिसेस हैं जो क्लासिफिकेशन के होते हैं, वो F1 भी होता है, प्रिसीजन स्कोर भी और रिकॉल स्कोर भी होता है, ठीक है। ये रिग्रेशन के मैट्रिसेस हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपने मीन स्क्वेयर एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर को आपने RMSE, जिसको हम रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर बोलते हैं, वो करनी है ना, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है। RMS किसके इक्वल होगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, मीन स्क्वेयर्ड एरर के इक्वल है, जिसमें y एक्चुअल हमने देने हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं y ट्रेन, नहीं y एक्चुअल है y टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने y अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड, ये हमने देने के बाद हमने आगे जो चीज़ है स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर देना इसे, ठीक है। ये इसकी कमांड है, अगर आप ये लगाएंगे तो आपको रूट मीन स्क्वेयर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने रिग्रेशन पाइपलाइंस एंड एल्गोस जिसे इंपोर्ट कर लेना है। मैं करने लगा शिफ्ट एंटर, ये हो गया जो मेरे पास इंपोर्ट ये सारी रिग्रेशन की चीज़ें, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन सभी को एक एक नाम दे देना शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन को मैं कह देता हूँ लीनियर रिग्रेशन को LR, ठीक है। डिसीजन ट्री को मैं कह देता हूँ DT, ठीक है, इज इक्वल टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर। अगर इसके बाद आए SVR इज इक्वल टू SVR, ठीक है, छोटे में कर लिया मैंने। और KNN को के नियरेस्ट नेबर को के नेबर रिग्रेसर, ये इनको मैंने शॉर्ट नाम दे दिए, ये मेरी आसानी के लिए, ताकि जब मैंने लूप्स वगैरह में लिखूँ तो मुझे समझ आ जाए। हाउ टू नो शॉर्टन द नेम्स, ठीक है, ये कर लिए, ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब करने के बाद हमने जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो क्या है, हम एक यहाँ पे सिंपली मॉडल लूप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और उस लूप के थ्रू हम ये चारों के चारों एक ही डेटा के ऊपर चारों के चारों मॉडल लगा के चेक करेंगे। फिर हम कहेंगे कि मॉडल लग गया ना, अब सभी की एक्यूरेसी हमें बताओ। सभी की एक्यूरेसी के बाद हम कहेंगे कि अच्छा जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है वो हमें सामने ला दो, ठीक है। मतलब ये है कि जब आपसे कोई पूछे कि ये आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो इसमें कौन सा मॉडल लगेगा, तो आप कहेंगे लीनियर रिग्रेशन, बहुत सारे लोग कहेंगे। फिर बहुत सारे लोग कहेंगे डिसीजन ट्री लगेगा, फिर बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं स्पॉट वेक्टर मशीन रिग्रेसर भी लग सकता है। फिर आप ये भी कहेंगे कि के नियरेस्ट नेबर को क्या मसला है भाई, वो रिश्तेदारों का ज़्यादा हमें वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसके पीछे आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि आपने क्यों ये काम करना है, ठीक है। जब आपको थ्योरी पता होगी आप अच्छे तरीके से इस पर काम कर सकेंगे। अब ये 4 मॉडल्स हैं हमारे पास अभी जो सामने, इन सभी को हमने सेम डाटा पे लगाना है। जिसके स्कोर्स अच्छे हुए उसको हमने स्क्रीन करके प्रिंट कर देना कि ये अच्छा मॉडल है, ठीक हो गया। अब ये काम हम करने लगे हैं। आप तैयार हैं मेरे साथ तो अच्छी बात है, नहीं तैयार तो आप यकीन माने आपको फिर फ़ायदा नहीं होना। मुझे पता है बड़ी देर से ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, पहले x अंडरस्कोर ट्रेन कोमा x अंडरस्कोर टेस्ट मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने लगा हूँ ना, ट्रेन y अंडरस्कोर टेस्ट, इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाने के बाद x कोमा y इनमें से स्प्लिट किया मैंने। टेस्ट साइज
टेस्ट साइज़ मैं रखता हूँ 0.2, मतलब 80-20 की रेशो, ठीक है। और रैंडम स्टेट मैं 42 रख लेता हूँ। अब आपने मुझे बताना है कि ये 42 रैंडम स्टेट का क्या मतलब है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है और ये काम आपने डिफरेंट परसेंटेज को भी दे के करना है। मैं यहाँ पे 80 और 20 की कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट के अंदर। मतलब 80% डाटा मैंने ट्रेनिंग के लिए रख लिया और 20% टेस्ट के लिए रख लिया, ठीक है। ये मैं अपने मॉडल को रन करके नॉन वैल्यूज़, मतलब सुपरवाइज्ड मॉडल को वैल्यूज़ दे के फिर मैं चेक करने लगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे फॉर आई इन, किसके अंदर, मैंने जो ऊपर मॉडल लिखे हैं कौन कौन से, LR, DT, SVR, KNN, ये सारे मॉडल्स हमने रन करने हैं। कैसे रन करने हैं, मतलब अगर मैं फिट करता इन मॉडल्स को तो मैं लिखता LR डॉट फिट, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने चारों करने हैं तो मैं यहाँ पे आई लिखूँगा, आई डॉट फिट कर दिया। फिर इसके बाद फिट किस पे करना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ X_train पे एंड Y_train पे, ठीक है। इन पे फिट कर दें जी, ये मॉडल सारे के सारे हो गए। फिर इसके बाद हमारा दूसरा होता है कि हमने प्रिडिक्ट करना होता है। यहाँ पे ऊपर मैं आपको सिंगल मॉडल की एग्जांपल देता हूँ, नीचे डबल की दूंगा। हम पहले क्या करते हैं, हमने लीनियर रिग्रेशन लगानी है तो लीनियर डॉट फिट करते हैं पहले, ठीक है। फिट करने के बाद इस तरह कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम ये भी करते हैं कि मॉडल को LR डॉट फिट किया पहले, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे LR इसके अंदर X_train Y_train ऐसे करते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। हम यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, अब तीसरा स्टेप जो है हम करते हैं, हमने फिट और ये ट्रांसफॉर्म सेम कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। एंड नाउ वी विल प्रिडिक्ट। इसके बाद हम करते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन को हम इक्वल अक्सर कर देते होते हैं कि अब यहाँ पे हम करेंगे प्रिडिक्ट इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे आई डॉट प्रिडिक्ट। क्यों आई डॉट प्रिडिक्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम प्रिडिक्ट के अंदर करते हैं कि LR डॉट प्रिडिक्ट, नहीं सॉरी, ट्रेन करने के बाद यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल अगर एक नाम दें, मैं इसको कह देता हूँ LR ही कर दें चले, तो मैं यहाँ पे करूँगा LR डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। इस तरह करके इसके अंदर फिर मैं वैल्यूज़ दूंगा जिनको मैंने प्रिडिक्ट करना है। IR डॉट प्रिडिक्ट हमने सारे के सारे करने हैं X_टेस्ट के ऊपर, ठीक है। हमने जो 80% डेटा ट्रेन के अंदर है वो यहाँ पे आ गया, दोनों का मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम ये वाला बताएगा प्रिडिक्शन। आई का मतलब है चारों को चारों रन करो, ठीक हो गया। प्रिडिक्शन के बाद टेस्ट स्कोर हमारे पास आएंगे, ठीक है। टेस्ट स्कोर, इसको हम देखेंगे कि R² स्कोर क्या है, ठीक है, पहले, और उसको हम कहेंगे कि Y_टेस्ट को हम करेंगे प्रिडिक्ट के साथ, दोनों के साथ कंपेयर। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास R² स्कोर आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्ट स्कोर। इसके बाद हमने ट्रेन स्कोर भी तो लेना होता है ना। ट्रेन स्कोर क्या होता है कि आपने ये देखना कि आपका ट्रेनिंग डाटा जो है वो कितना एक्यूरेट है, उसके लिए भी R² स्कोर हम लेंगे और इसके अंदर हम देंगे Y_train कोमा और इसके साथ I डॉट प्रिडिक्ट _X_train। तो ये लगाएंगे तो ये हमें ट्रेनिंग स्कोर बता देगी ये वाली चीज़, ठीक है। ऊपर हमने क्या लिया, टेस्टिंग स्कोर और यहाँ पे ट्रेनिंग स्कोर, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि इस मॉडल को रन कर सकते हैं, लेकिन अब अगली चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे इनको कमेंट करता हूँ, रीड ऑल मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे फिटिंग आवर मॉडल। आई का मतलब है सारे मॉडल फिट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिडिक्ट, यहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रेन स्कोर, नहीं टेस्ट स्कोर, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रेन स्कोर। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक इफ़ लूप लगाऊंगा, इफ़ ABS मतलब ट्रेन स्कोर
माइनस टेस्ट स्कोर, अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0.1 से कम होता है, तो क्या करो, प्रिंट करो आई को। ठीक है, मतलब क्या कि जिस मॉडल का ये वाला फॉर्मूला 0.1 से कम या 0.1 के इक्वल हो, उसको यहां पे प्रेजेंट कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी 0.1 क्या है इसको भी हम देखते हैं। फिर वो कहता है कि इसके बाद आपने स्कोर्स भी प्रिंट करने हैं उस मॉडल के। ठीक हो गया, वो स्कोर्स क्या हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा प्रिंट यहां पे लिखता हूं आर स्क्वायर स्कोर इज, इसको लिखने के बाद यहां पे आर स्क्वायर स्क्रीन का ना जूम आउट मुझे करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे सजेशंस नज़र नहीं आ रही। आर स्क्वायर स्कोर और वाई टेस्ट एंड प्रेडिक्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आर स्क्वायर स्कोर वाई अंडरस्कोर टेस्ट खोमा प्रेडिक्ट का। ठीक है, ये हमें बता देगा कि ये वाला स्कोर है। ठीक है, फिर मैं बाद में कहता हूँ कि इसको प्रिंट कर दें। लें जी, यहाँ तक आपका मॉडल लग के आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट वी विल सी कि ये कितना टाइम लेता है। ठीक है, 1 2 3। समझ आई बात की? इसने फ़ौरन से सारे मॉडल फिट किए मेरे डेटा के ऊपर। कहता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है इसका आर स्क्वायर स्कोर है इतना 0.08 और SVR का इतना है। ठीक है, अभी आर स्क्वायर स्कोर क्या होता है और इसको कैसे रीड करना है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 0.5 तो लीनियर रिग्रेशन उसमें कामयाब हो रही है। अगर मैं कहूँ के नियरेस्ट नेबर भी हो रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से आ रहा है स्कोर 0.1, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। लेस देन 0.1 मैंने बोला है, तो इसका मतलब 0.1 से जितने नीचे आ रहे हैं ना वो वाले स्कोर हैं जी, ये वाले। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 करूं तो इनवैलिड सिंटैक्स आ जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास डिसीजन ट्री एंड के नियरेस्ट नेबर आ रहे हैं। लेस देन एंड इक्वल टू आर स्क्वायर स्कोर इसका हमारे पास आ रहा है और SVR का आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे स्कोर्स को भी देखते हैं कि कौन कौन से और स्कोर्स हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए, और यहाँ पे y1 को रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर देखी, उसका फार्मूला लिखा, और मीन स्क्वेयर्ड एरर देखी और उसका फार्मूला लिखा। ठीक है, और अगर आपने रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर भी लेनी है तो उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास सारे स्कोर्स आ जाएंगे उस मॉडल के और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। RMSE मीन स्क्वेयर्ड एरर, ओके y1 था। देखें हर किसी का स्कोर आपके पास आ रहा है जो आपके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इन स्कोर्स के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में देखें और मुझे ये बताएं कि ये जो मॉडल यहाँ पे आ रहे हैं ये हमें सेलेक्ट करने चाहिए या रिमूव करने चाहिए। ये आपके साथ मेरा क्वेश्चन है। तो आप देखें कि हमने 4 के 4 मॉडल लगाए और यहाँ पे उनके रिजल्ट आ गए। ठीक है, हमने किया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट 80-20 का। ठीक है, अगर हम इसको मैं पूरे को उठाऊं और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद इसको 30-70 करूं, लेट्स सी क्या बनता है, तब भी हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आती है और SVR आती है। ठीक है, यहाँ पे तो आप इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स को ट्वीक करने के बाद भी इसे चेंज करके देख सकते हैं। अब एट द एंड बात आती है, ये तो हमने कर लिया मॉडल ट्रेन, अब इसको प्रिडिक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये भी तो एक चीज़ है ना। हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन हमारे पास आया ना, इसको प्रिडिक्ट करके देखते हैं। अब मॉडल के ऊपर हमारा जो टेस्ट है, ट्रेन है, उसके ऊपर हमने कर लिया। अब हम फाइनल डेटा प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास आ गई, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन है उसको लूँगा, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन LR इज इक्वल टू डॉट फिट, ठीक है। यहाँ पे करना है x कोमा y, ठीक हो गया। ये फिट हो गया हमारा मॉडल लीनियर रिग्रेशन का उसके ऊपर। अब LR डॉट प्रिडिक्ट करना है हमने, किसको प्रिडिक्ट करना था हमने, x टेस्ट को। कौन सा x टेस्ट, जिसको मैंने स्टार्ट में DF1 बोला था, याद हुआ आपको शायद। यहाँ पे मैंने x टेस्ट सैंपल एंड यहाँ पे ये वाला सस्ता टिकट को हमने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। अब हम इसको रीड करेंगे, टेस्ट को हमने कहा था DF_टेस्ट, ये वाला, ठीक है। अब इसको रीड करके देखते हैं हमें वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती, लेट्स सी। तो हम लिखते हैं LR डॉट प्रिडिक्ट, LR इसको बोलते हैं DF_टेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। ये इतनी वार्निंग्स क्यों आ रही हैं, रीज़न क्या है, देख लेते हैं। अभी होना ये है कि आपने यहाँ पे एक गलती की है, वो क्या है, DF_टेस्ट को हेड करके देखें ज़रा, आपको समझ आ जाएगी। समझ आई बात की। अब इसके अंदर आपने चेंजिंग नहीं की, पिछले के अंदर कर दी थी, समझ आई बात की। सो नाउ यू हैव टू चेंज दिस डेटा सेट एज वेल इन अ सिमिलर वे जो आपने पिछले को किया था, ठीक हो गया। उसको करने के लिए आपको सारे स्टेप DF_टेस्ट पे करने पड़ेंगे और फिर आपको प्रिडिक्ट का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका डेटा सेट सारे का सारा DF_हेड जैसा हो जाए, वो कैसा है, वो ये है। जब आपका डेटा सेट इस तरीके का हो जाएगा ना, तब आप इस पे लगाएंगे टारगेट के बगैर फॉर श्योर। मतलब आपका x.head के जैसा डेटा सेट हो गया ना, फिर आप उस पर काम करेंगे। ये तो आपको असल में ये कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी, F6, F7, F8 एंड F9 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द सेम फार्मूला कि ओमेगा, अल्फ़ा और बीटा की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के बाद आप ये सारे काम कर सकते हैं। ये तो हो गया जनाब यहाँ तक काम कि आपने प्रेडिक्ट ओरिजिनल फाइल को कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रेडिक्ट करने के बाद हम प्रेडिक्ट की फ़ाइल को सेव कैसे करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये मैं यहाँ से इसी फार्मूले के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने किया ना 30 का, ठीक है। तो जब आप पूरा टेस्ट लगाएंगे ना, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं PD.DataFrame.predict, क्योंकि जब आप इसको इज इक्वल टू प्रिडिक्ट के इक्वल रखेंगे ना, देन यू कैन सेव एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये प्रेडिक्शन रिजल्ट ऐसे CSV में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, इस प्रेडिक्शन को CSV के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, ताकि मेरे पास जो प्रेडिक्शन रिजल्ट्स आए हैं विद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वो CSV में ट्रांसफ़र हो जाए। लेट्स सी क्या होता है इसका, ये सेव होते भी हैं कि नहीं होते। ये देखें जी, प्रेडिक्शन रिजल्ट्स मेरे पास सेव हो गए। मैं इसको व्यू करके देखता हूँ, तो ये मेरी प्रेडिक्शन है सारी, ठीक है, एक्स के साथ। समझ आ गई बात की। तो ये फाइल उन्होंने मांगी थी प्रेडिक्शन की, कौन सा फार्मूला, कौन सा मॉडल, कैसे लगाया आपने, ये आप सारा कुछ बता सकते हैं। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया था टाइम को सेकंड्स के अंदर, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपने करना क्या था, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। कि आप परचेज़ डेट अलहदा कर लें, परचेज़ टाइम अलहदा कर लें, या इस टाइम को डेज़, आवर्स वगैरह में कन्वर्ट कर दें। मैं आपको एक तरीका छोटा सा बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको बोलता हूँ सेकंड मेथड, ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे
हमने df डॉट हेड किया था ना, सॉरी, हम यहाँ पे df1 इक्वल टू, नहीं इसको हम मार्कडाउन में रहने देते हैं, सॉरी, और ये df1 वगैरह को नीचे ले जाते हैं, इसको हम कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम एक नया डेटा सेट रीड करते हैं, वही जो हमारा है सस्ता टिकट डॉट ट्रेन वाला, pd डॉट रीड csv, इसको हम रीड करके रिसोर्सेस स्लैश, इसके अंदर हमने करना है सस्ता टिकट अंडरस्कोर ट्रेन वाला डेटा था csv का, ठीक है। इसको हम df1 कर लेते हैं और इसको df1 डॉट हेड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये डेटा सेट है, ठीक हो गया। हमने सिंपली क्या करना है, अब जो हमारे पास हमने इसको माइनस करके सेकंड्स में कन्वर्ट किया था ना, हम उसको डिफरेंट तरीके से आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है, आप इसको इस F4 से ये वाली माइनस करेंगे डायरेक्टली, और आप इस टाइम को इसी टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कि कितने डेज और कितनी चीज़ें बचती हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि df डॉट हेड जो हमने डेटा सेट किया था उसमें टाइम टू सेकंड एंड टाइम ट्रेवल ये है, ठीक है। अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, डेज वगैरह में और बाकी चीज़ों में, तो उसका तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। हमने करना है डेट फॉर्मेट के अंदर, डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ कि मेरा जो डेट का फॉर्मेट है वो क्या है, ठीक है, उसको कैसे बनाना है फॉर एग्जांपल। सही हो गया। अब हमने क्या करना है इसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाए। हमने ये जो डेट फॉर्मेट है ना हमारे पास, इसको देखा है, ईयर मंथ एंड डे आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आवर मिनट्स एंड सेकंड्स आ गए, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मेट रख लिया कि हमारे डेट का फॉर्मेट ये है। फिर मैं कहता हूँ कि जो F1 है हमारे पास, ठीक है, F1 क्या है, वो है जनाब, हमने उसको कन्वर्ट किया था pd डॉट टू डेट टाइम के अंदर, ठीक है। कैसे किया था, df f1, ठीक है, ऐसे करके फिर हम इसको अब एक और स्टेप ऐड करेंगे, डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेटा सेट है ना, इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेट एंड टाइम में और इस फॉर्मेट में, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारा डेटा सेट क्या है, df1 है, ठीक है। तो हमने इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब जो f2 है उसको भी हम इस डेटा स्ट्रिंग के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक हो गया, कर लिया। अब इन दोनों का फिर हम डिफरेंस देखेंगे, f1 माइनस f4 था ये, सॉरी f2 नहीं था, f4 था। इसको हम कह रहे हैं f4 माइनस f1, ठीक है। ये हमारे पास एक डेल्टा आ गया, डेल्टा मतलब चेंज इन टाइम, ये आ गया, या इसको आप डिफरेंस भी कह सकते हैं, मैं डेल्टा बोलता हूँ, डेल्टा आ गया। अब अगर आप इस डेल्टा को यहीं पे एक कॉलम में ऐड करना चाहें देन यू कैन डू दैट। वो कैसे करना है, आप सिंपली लिखें df1, इसके अंदर कॉलम का नाम लिख देते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा टाइम, डेल्टा सिर्फ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, इज इक्वल टू df1, नहीं, इज इक्वल टू डेल्टा। लें जी, सिर्फ इतना काम है, आपके पास यहाँ पे एक कॉलम अटैच हो जाना है, ठीक है, और वो आपको ये सारी वैल्यूज बताने वाला है। कैसे, लेट्स सी। एरर की चीज़ क्या आ गई, अब डेटा np डॉट एरे, यहाँ पे df1 डेल्टा, इसको अगर हम डिफरेंस करें तो, क्योंकि डेल्टा हो सकता है इसका अपना कोई बीच में ना हो चीज़, लेट मी सी, अगर हम इसे कट करें तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छा एरर इसी के अंदर है। तो हमने क्या, pd टू डेट टाइम, pd टू
अंडरस्कोर डेट टाइम कॉमा डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग हाउ इज इट पॉसिबल। F1PD टू डेट टाइम, यहाँ पे एरर आ रही है कि NP array data copy false type NP object। ओके। हमने पहले इन दोनों को कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। आई थिंक लेट मी सी, अगर F4 को इन दोनों को पहले हम कन्वर्ट कर लें डेट टाइम के अंदर, फिर इसको चलाएं तो लेट्स सी काम करता है कि नहीं। यस कर गया। तो आप देखें कि पहले आपने उन्हें कन्वर्ट करना है, उसने बोला था एरर में कि ऑब्जेक्ट है ये, तो मैंने उसको डेट टाइम में कन्वर्ट किया, फिर उसको ये वाला अटैचमेंट लगा दी। तो आप df1 डॉट हेड करेंगे तो जनाबे वाला आपके पास डेल्टा आ गया। डेल्टा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये आपको बता रहा है कि 14 days 16 hours 16 minutes समथिंग लाइक दैट। तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं बाद में, 14 days को लहदा कर लें, 16 को लहदा कर लें, बाकी चीज़ों को लहदा। तो आप टाइम डे टू डिपार्चर, टाइम टू डिपार्चर, ये सारी चीज़ें ऐड करके उस केस स्टडी के अंदर ला सकते हैं। तो आपका टास्क है कि आपने इसको स्प्लिट करके इस तरीके से भी करना है। तो पहले मेथड से मैंने आपको बता दिया और साथ साथ मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए हैं। आप इन चीज़ों पे काम करें और आज फ्लाइट प्रेडिक्शन की फ़ाइल्स और ये सारा डेटा जो है इसको करने के बाद IPYNB फाइल वो और मुझे CSV की जो प्रेडिक्टेड फाइल है ये ज़रूर भेजें। ठीक हो गया। और जो ट्रेन और टेस्ट डेटा है ये दोनों डेटा मैं आपको डेटाथॉन इंस्ट्रक्शन के साथ नीचे लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जनाबे वाला आप लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं और एक एनालिसिस को स्टार्ट से एंड तक लेके जाते हैं प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, मॉडल को कैसे सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने अहमद का प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व किया ये आप देखेंगे कि अहमद कितने सेकंड पहले टिकट लेने वाला है, उसको आप ये जो टेस्ट डेटा हमने यहाँ पे लिखा था उसके थ्रू प्रेडिक्ट करवा लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि DF टेस्ट का एक कॉलम बनाएंगे कि अहमद इतने सेकंड पहले टिकट लेने वाला है या इतने डेज, इतने घंटे और इतने मिनट पहले लेने वाला है। ठीक है, उसकी बेस पे और बैगेज कितना लेना है उसने, फ़्लाइट कौन सी जानी है, उन चीज़ों की वैल्यू आप लिखेंगे और एंड पे आपको प्राइस प्रेडिक्शन आ जाएगी। फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं कि मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। उसके लिए मैं आपको एक और सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि आप सिंपली df डॉट डिस्क्राइब लगाएंगे ना, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि टारगेट की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस है ना जो फ़्लाइट की वो 4990 रुपये है और मैक्सिमम हमारे पास 33,000 है। तो आपको पता है कि इससे कम तो हो नहीं सकती, इससे सिर्फ खामोशी है। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखें 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो आपको पता है कि मैक्सिमम इतनी है, मिनिमम इतनी है। अब इसकी जो मीन है ना वो 10,000 के करीब इसे मिलनी चाहिए। जो ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं सस्ती टिकट्स के आवाज़, अगर 10 से पहले मिल जाए सस्ती तो उसके लिए ठीक है, वो कहेगा ठीक है यार 10,000 की टिकट अच्छी मिल गई है। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये 10,000 की टिकट। अगर आप उसको कहें कि जनाबे वाला मीन नहीं मिली आपको, मिनिमम 5,000 की लोग लेते हैं 4990 रुपये की, आप अगर लेना चाहो 33,000 की तो वो तो हर वक्त अवेलेबल है, महंगी है। तो आपका क्या बजट है, जो आपको डिफरेंट बंदे पूछते हैं। तो आप क्या करेंगे, उससे पूछेंगे ये सारी चीज़ें जो इधर फीचर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये फीचर्स सारे आप पूछेंगे उससे। टाइम टू डिपार्चर, टाइम ट्रैवल कितना होना चाहिए। ठीक है, इसको आवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे एक फार्मूला बना के इसको आप डायरेक्टली आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद ये सारे फीचर्स लेके आप उसकी प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक रो में ये सारी चीज़ें लिखें टेस्ट वाले में और ये सारा आप उसे बता सकते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे आप बताएं, मैं आपको दोबारा से ये समझा देता हूँ। मीनवाइल आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ फार्मूला जो मैंने डिज़ाइन किया था कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है एंड देन वी कैन कन्वर्ट दैट सेकेंड्स इनटू आवर्स। ये देखिएगा यहाँ पे ये फार्मूला है, कन्वर्ट करना है हमने सेकंड्स को, किस में, डेज, वीक्स या किसी चीज़ में भी करना है। इसका मैंने फार्मूला एक फंक्शन डिफाइन किया कन्वर्ट का,
सेकंड्स को कन्वर्ट करो किस चीज़ में, जब इसको मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर दें तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे, फिर उसके सेकंड्स आ जाएंगे, फिर मिनट्स में आ जाएगा, फिर सेकंड्स में आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला डिज़ाइन किया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एंड देन अगर मैं कहूँ कि इसके बाद आप इसका नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टाइम 1 एंड टाइम 2, ठीक है। तो अगर आप DF के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं उसको df.sample ये सारा कुछ करके अप्लाई किया इस पर कन्वर्ट का, तो आप देखिएगा कि मैंने ये फार्मूला डिज़ाइन करके ये मैंने लगा के एक कॉलम इसमें ऐड किया, देखिएगा। तो टाइम सीरीज़ को आप बड़े तरीक़ों से हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये फंक्शन बता दूँ, फंक्शन टू कैलकुलेट टाइम, लुक, ये मैंने किया और आप देखें टाइम 1 हमारे पास आ गया 15 डेज समथिंग लाइक दैट, और ये आगे हमारे पास डिफरेंट तरीके से टाइम 2 आ गया। आवर्स, मिनट्स एंड किस चीज़ में आया हमारे पास, सेकंड्स में। अगर आपने इसको डेज़ और वीक्स में करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको और भी डिफरेंट तरीके देखने पड़ेंगे। तो मैं आवर्स देख रहा हूँ और बाकी चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर इस पे आप DF पे दोबारा से डिस्क्राइब लगाएंगे ना, तो ये देखें आपके पास जो अगला कॉलम है ना, सॉरी, ये DF टाइम 1 टाइम 2, ये कॉलम टाइम क्या है तो इस वजह से इसके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही। तो आप इसके मिनिमम देख सकते हैं कि मिनिमम क्या है, DF डॉट टाइम अंडरस्कोर 1 डॉट मिन। तो इसका मिनिमम है जनाब 5 मिनट पहले, ठीक है। उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। अगर आप मैक्सिमम देखें तो आप देखें कि 9 घंटे 10 घंटे पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किस तरीके से इनको सभी को आगे मूव करना है, ठीक है। अब ये रही जी सारी डेटा साइंस आपके सामने खोल के रख दी है मैंने। अगर अब आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर लिखें और असाइनमेंट्स सारी की सारी ज़रूर हल करें। अगर आप असाइनमेंट्स नहीं हल करेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करवा रहा हूँ। और सेकेंडली, अगर आप असाइनमेंट हल करेंगे और मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप यकीन माने आपको बहुत क्लास का मज़ा आने वाला है इस पूरे डेटा सेट को हल करते हुए। तो उम्मीद है कि आपको डेटा सेट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया और सारी चीज़ें मिल गई होंगी और आप इस पे काम कर रहे हैं। जो जो बातें मैंने कही हैं वो ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा और डेटा सेट पे अच्छी खासी मेहनत करिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।